नमस्कार दोस्तों, सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। 20 बरस का उत्तराखंड, उपलब्धियां, त्रासदियां और संभावनाएं, इस श्रृंखला के भाग 6 में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। उत्तराखंड फाइटर्स के जरिए हम केवल एक प्रयास कर रहे हैं मित्रों कि हम सब जागें, आप भी अपनी कुंभकर्णी नींद से जागें, हम भी जागें और अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहें। हम सब की दिक्कत क्या है कि हम लोग सरकारों पर और अपने नेताओं पर बहुत ज़्यादा आश्रित हो जाते हैं। बहुत रोना रोते हैं कि इनको चुना तो ऐसे निकले, उनको चुना तो वैसे निकले। प्रश्न ये है कि हम क्या सार्थक प्रयास अपनी कुंभकर्णी नींद से जागकर करते हैं या कब करेंगे। इसलिए मेरा एक आग्रह आप सबसे है कि अपनी बात, अपनी समस्याएं, अपने इलाके की समस्याएं, आपके आसपास के समाज में ऐसी घटनाएं जो घट रही हैं जिनसे आप विचलित होते हैं, उनकी वीडियो या उनके बारे में जानकारी हमसे साझा करें, ताकि हम इस श्रृंखला के जरिए बाकी सब तक उन बातों को पहुंचा सकें और अपने रहनुमाओं को, अपने नेताओं को आगाह कर सकें कि हम जाग चुके हैं, हम आप पर और अपने परिवेश पर नज़र रख रहे हैं। ये मेरा आग्रह है। मुझे बहुत सारे फीडबैक्स इन दिनों मिल रहे हैं, बहुत सारे उत्तराखंड फाइटर्स के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेजेस आ रहे हैं जिनसे मेरा भी हौसला बढ़ता है। लोग, हमारे सुनने वाले, इस श्रृंखला को सुनने वाले अपनी समस्याएं भेज रहे हैं। अभी दीप सिंह दानी जी का, जो फेसबुक पे मेरे मित्र हैं, उनका मैसेज आया कि उत्तराखंड की मंडी व्यवस्था पर मैं कुछ चर्चा करूं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि मंडी व्यवस्था उत्तराखंड की जो है, उसके बारे में सूचना के अधिकार के तहत हमने आपका सुझाव मिलने के बाद जानकारी मांगी है। जानकारी आते ही, हमारी रिसर्च कंप्लीट होते ही हम उस पर भी संवाद करेंगे। आप में से भी किसी के पास उत्तराखंड की किसानी पर, उत्तराखंड के मंडियों के हालात पर यदि कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप साझा करना चाहें तो कृपया हम तक ज़रूर पहुंचाएं। अब मैं आता हूं सबसे पहले उस बात पर या उस डायलॉग पर जो बड़ा घिसा पिटा है। आप भी सोचेंगे क्या पुराना डायलॉग सुना रहा है। वो कहावत है कि नई बोतल में पुरानी शराब। कुछ इसी प्रकार का हमारा राज्य में अभी जो सियासी बवंडर आया उसका निष्कर्ष निकला। नए मुख्यमंत्री आए, पुराने मुख्यमंत्री चले गए। श्री तीरथ सिंह रावत जी की ताजपोशी हुई है। तीरथ सिंह रावत जी का जो मंत्रिमंडल कल गठित हुआ वो बेहद निराश करने वाला था। क्यों करने वाला था, संक्षेप में आपको बताऊं। निराश इसलिए करने वाला था कि हमें लगा कि भारतीय जनता पार्टी की आला कमान को, उनके मुखियाओं को कुछ ऐसा फीडबैक मिला होगा जिनसे उनको लगा होगा कि 4 बरस पूरे करने जा रही त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार जन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरी है। ये सब जानते हैं, उत्तराखंड में रहने वाले, उत्तराखंड से बाहर रहने वाले, उत्तराखंड से बाहर आकर उत्तराखंड में सर्वेक्षण करने वाला मीडिया भी इस बात को जानता है। पिछले दिनों ही एक सर्वे आया था जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री कहिए अब, त्रिवेंद्र सिंह जी को सबसे फिसड्डी मुख्यमंत्री बताया गया था। तो ऐसा लगा कि आला कमान को सचेत हुआ है। नतीजा क्या आया, एक सीधे, सरल और बहुत ही विनम्र, ईमानदार छवि के तीरथ सिंह रावत जी को मुख्यमंत्री बनाया, जो बहुत स्वागत योग्य कदम है। बिल्कुल बेदाग छवि के सहज और सरल व्यक्ति को तीरथ रावत जी हैं। लेकिन जब कैबिनेट बना तो हम जैसों को उम्मीद थी कि आला कमान के पास, जिसके पास आईबी है, ईडी है, तमाम प्रकार की जानकारियां हैं, लोकल इंटेलिजेंस है, उन्होंने बताया होगा कि साहब त्रिवेंद्र जी अकेले निर्णय जरूर लेते थे लेकिन उनके बाकी संगी साथियों के भी बड़े पाप हैं, जिनको आला कमान बाहर का रास्ता यदि दिखाए तो शायद वो इन 8-9 बचे हुए महीनों में सरकार के धुल जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हरक सिंह रावत जी, जो हमेशा सत्ता में रहने के आदी हैं, उन पर श्री हरीश रावत जी, श्री विजय बहुगुणा जी और उससे पूर्व की सरकारों में भी नाना प्रकार के आरोप लगे, यौन शोषण के भी आरोप लगे। आरोपों की कोई गिनती नहीं। इसी सरकार में एसआईटी उनके कामों की जांच कर रही है, लेकिन उनको भी शपथ दिला दी गई। बड़ा आश्चर्य हुआ।
कई और मंत्रियों के नाम थे। हमें उम्मीद थी कि शायद तीरथ सिंह रावत जी भी अपने मंत्रिमंडल के बारे में जब आला कमान से सलाह करेंगे तो वो श्रीमती रेखा आर्या जी को ड्रॉप करने की बात करेंगे। हम लगातार खबरें करते आए हैं श्रीमती रेखा आर्या जी और उनके धुरंधर पतिदेव श्री गिरधारी लाल साहू जी के काले कारनामों की, काले धन की, लेकिन सारा मंत्रिमंडल वही आया। केवल 2-3 चेहरे नए आए हैं। उन तीनों चेहरों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश जोशी जी जो बड़े तेज तर्रार माने जाते हैं, उम्मीद करते हैं वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे लगेगा कि एक तेज तर्रार छवि के मंत्री की ताजपोशी कुछ काम जनता के आई है। इसी प्रकार बंशीधर भगत जी दोबारा मंत्री बने हैं, उनसे भी यही अपेक्षा हम करते हैं कि उनके आने से भी कुछ ऐसा होगा। बिशन सिंह चुफाल जी से उपेक्षा करते हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये सारा फेरबदल मुझे लगता है मात्र जनता की आंखों में धूल झोंकने का एक प्रयास भर है। नतीजा आप लोगों के हाथ में है। जनवरी, फरवरी, मार्च में जब भी चुनाव होंगे आपके हाथ में निर्णय रहेगा। अब मैं आता हूँ हमारे राज्य की स्वास्थ्य की स्थिति में, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार ने 4 बजट दिए। हर बजट में स्वास्थ्य विभाग का बजट बढ़ा है। हमारा बजट मैं पहले दिन से बता रहा हूँ कुछ करोड़ रुपए का था जब अंतरिम सरकार बनी थी। इस समय 57,000 करोड़ रुपए का बजट है। पैसा कहाँ जाता है? बजट को पढ़िएगा, गारंटी देता हूँ आपकी समझ में नहीं आएगा कि आखिर इतने हजारों करोड़ रुपए का किया क्या जाता है। एक ही चीज़ समझ में आती है मुझ जैसों को कि एक भारी भरकम धनराशि 15-16 हज़ार करोड़ की धनराशि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाहों में जाती है। बाकी जो योजनाओं में पैसा जाता है वो धरातल में क्यों नहीं नज़र आता है। स्वास्थ्य का हाल आपने कोरोना काल में देख लिया। हम पूरी श्रृंखला से इसे बता रहे हैं कि हमारे स्वास्थ्य का हाल क्या है। हमारा उद्देश्य था कि 4 बरस पूरे होते होते 18 मार्च 2021 तक हम पूरी सीरीज़ आपको दिखा सकें स्वास्थ्य के बारे में, मगर सरकार के 4 बरस, विशेषकर मुख्यमंत्री के 4 बरस पूरे नहीं हो पाए, वो हटा दिए गए। आज मैं आपको हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट नैनीताल, जो सबसे विकसित जिलों में एक कहा जाता है, उसके बारे में बता रहा हूँ कि वहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं का हाल क्या है। देखिए, हमारे संवाददाता संजय स्वार जी ने हमें क्या बताया। वो कहते हैं कि सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरी तरह विफल है। स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत शीर्षक से जारी नीति आयोग की रिपोर्ट में राज्यों की इंक्रीमेंटल रैंकिंग में जो उत्तराखंड का जिक्र किया है, उसमें उत्तराखंड 21 राज्यों में से सबसे नीचे है, 17वें नंबर पर है। ये लगातार स्वास्थ्य इंडेक्स में उत्तराखंड गिर रहा है। नैनीताल जिला देश का भले ही वीआईपी जिला हो और हल्द्वानी शहर स्वयं के लिए उत्तराखंड की आर्थिक राजधानी या कुमाऊं का प्रवेश द्वार जैसी उपमाओं से भले ही गर्व की अनुभूति करता हो, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली देखकर कोई भी भारत के नागरिक और उत्तराखंड के नागरिक की नज़रें शर्म से झुक जाएंगी। दुर्भाग्य देखिए, यहाँ से कितने मंत्री हैं। अब तो बंशीधर भगत जी इस जिले से मंत्री बन गए हैं और इससे पहले की सरकार और वर्तमान सरकार में भी श्री यशपाल आर्य जी इसी जिले से आते हैं जो कैबिनेट मंत्री हैं। नेता प्रतिपक्ष श्रीमती इंदिरा हृदयेश जी इसी जिले से आती हैं। और यहाँ स्वास्थ्य का ये हाल है कि नैनीताल जिले में चिकित्सा अधिकारियों के स्वीकृत 304 पद हैं, जिनमें से मात्र 164 पद रेगुलर बेसिस में डॉक्टरों के काम कर रहे हैं, यानी कि 164 डॉक्टर ही काम कर रहे हैं। संविदा पर या टेम्परेरी डॉक्टर्स 43 हैं। इसके अतिरिक्त कोई डॉक्टर नहीं है और 75 पद खाली पड़े हैं। विशेषज्ञ डॉक्टर कहीं नहीं है। संजय स्वार जी बता रहे हैं राजकीय मेडिकल कॉलेज, सुशीला तिवारी अस्पताल, शोभन सिंह जीना बेस्ट अस्पताल और महिला अस्पताल, तीनों के हालात बेहद ख़राब हैं। कैसे ख़राब हैं इसकी जानकारी में वो कह रहे हैं कि फैकल्टी की कमी से जूझने वाला राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी और विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी से जूझता सुशीला तिवारी अस्पताल अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहा है। चिकित्सालय के ही एक वरिष्ठ चिकित्सक का कहना है कि जिस विजन के साथ अस्पताल की परिकल्पना की गई उस पर खरा उतरने में हम
पूरी तरह विफल रहे हैं। अब देखिए, कोविड काल में आपको याद होगा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर श्रीमती इंदिरा हृदय जी कोरोना से पीड़ित हो गई थी और उनको इसी अस्पताल में एडमिट कराया गया था, सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय में। लेकिन उसके बाद उनको देहरादून जाना पड़ा और देहरादून की भी चिकित्सालयों की इतनी बुरी स्थिति है कि उनको मेदांता जाना पड़ा था। इसलिए आप समझ सकते हैं कि जो सुदूर के गांव हैं नैनीताल ज़िले में, वहाँ क्या हालात होंगे। संजय स्वार जी ने हमें ये भी बताया कि यहाँ के जो शोभन सिंह जीना बेस हॉस्पिटल है, वहाँ एक हार्ट सेंटर है जहाँ ताला लगा हुआ है और डॉक्टर अरसे से, मेरे ख्याल से 5 साल पहले वहाँ के डॉक्टर साहब की जो हार्ट विशेषज्ञ थे, उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हुई या किसी कारण मृत्यु हुई थी। तब से वहाँ कोई चिकित्सक उपलब्ध कराने में, हार्ट विशेषज्ञ उपलब्ध कराने में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार सफलता नहीं पा पाई है। तो सोचिए हमारे दूरस्थ गांवों का, हमारे दुर्गम क्षेत्रों का स्वास्थ्य में क्या हाल है। संजय स्वार जी ने हमें जो रिपोर्ट भेजी उसका वीडियो मैं दिखा रहा हूं, इसे जरा गौर से देखिएगा। हमारे मैनेजर साहब, नमस्कार दोस्तों, ये बोल के वो आप सबका आज मेरा स्वागत है। 20 वर्ष का उत्तराखंड। नमस्कार दोस्तों, ये बोल के वो आप सबका आज वहाँ पर जी डिपार्टमेंट की हेल्थ की वेबसाइट के अनुसार इतनी सुविधाएं हैं कि आप तो मैं आपको बताऊं कि बड़ा नहीं कोई संजय भाई आवाज रखिए, बड़ा कर, इसको बड़ा करो। चिकित्सा अधिकारियों के 304 पद स्वीकृत हैं, तो उसमें से 75% पद अभी रिक्त चल रहे हैं। नैनीताल जिले की बात बता रहा हूँ। और इसमें नियमित डॉक्टर जो है 164 हैं, संविदा पे 45 और संविदा बंद कर दीजिए। हमारे जो अमित कुमार जी अद्भुत व्यक्ति हैं, मैं बड़े दिनों से इनसे आग्रह कर रहा था कि वीडियोस को काट के लगा दीजिए, ये अंतिम समय में काम करते हैं। मैंने आपको बताया कि सुशीला तिवारी अस्पताल के क्या हालात हैं और इसके अलावा जो संजय स्वार जी ने बताया, उनकी रिपोर्ट ये भी कहती है कि अस्पताल में एक बड़ी बुराई उपलब्ध है और वो बुराई ये है कि डॉक्टर्स जो हैं वो खुद ही मान लेते हैं कि हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं है और अपने मनपसंद प्राइवेट हॉस्पिटल्स को रेफर कर दे रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। संजय की खबर कह रही है कि कई चिकित्सा एवं अधिकारियों के लिए तो ये चिकित्सालय अपनी निजी हितों को साधने का केंद्र बन चुका है। उनकी अपनी निजी प्रैक्टिस और उनके अपने चिकित्सालयों के लिए मरीज यहीं से रिफ़र किए जाते हैं। शोभन सिंह जीना बेस अस्पताल हल्द्वानी की, जिस पर एक बहुत बड़ी आबादी आश्रित है, वहाँ के हालात तो बेहद ख़राब है। चिकित्सकों के 49 पद हैं, लेकिन केवल 20 डॉक्टर्स ही यहाँ नियुक्त हैं, 29 पद खाली हैं। बॉन्डधारी 1 तथा संविदा पर 2 चिकित्सक यहाँ जरूर हैं। मरीजों के भारी दबाव वाले इस अस्पताल में फिजिशियन के 3 पद स्वीकृत हैं, जिनमें 2 खाली हैं। शल्य चिकित्सक के 3 पद हैं, यानी कि सर्जन के 3 पद स्वीकृत हैं, जिन पर 1 ही डॉक्टर है। स्त्री रोग विशेषज्ञ के 4 पद हैं और इतने बड़े शोभन सिंह जीना बेस हॉस्पिटल में एक भी महिला डॉक्टर नहीं है, गायनकोलॉजिस्ट नहीं है। कमोवेश यही हाल महिला चिकित्सालय का है, जहां स्वीकृत 29 पदों के सापेक्ष 13 चिकित्सक ही खाली हैं। संजय स्वार जी बताते हैं कि शोभन सिंह जीना बेस चिकित्सालय के प्रति सरकार की संवेदनहीनता का इससे पता चलता है कि हृदय रोग केंद्र के 4 बेडों की यूनिट, 1 स्टाफ नर्स और 1 अटेंडेंट के भरोसे चल रही है। पूर्व में तैनात हृदय रोग विशेषज्ञ की मृत्यु के बाद पिछले 4 सालों से इस हृदय रोग केंद्र में कोई भी डॉक्टर नहीं है। लाल कुआं में यही हाल है, वहाँ एक्सरे मशीन्स नहीं हैं। बेताल घाट, जिसके विधायक की बड़ी तारीफ सुनते हैं, जिनके यशपाल आर्या जी के सुपुत्र संजीव आर्या वहाँ के विधायक हैं, वहाँ पर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ की मशीन, एक्सरे मशीन बड़ी बदहाल स्थिति में है, कोई लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। कोटाबाग में अल्ट्रासाउंड की मशीन तो है, लेकिन
यहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट जो हैं वो कभी कभी आते हैं, इसलिए लोगों को प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट क्षेत्र के इलाकों अस्पतालों में जाकर ही अपने इलाज कराना पड़ता है। ये हाल पूरे नैनीताल ज़िले के संजय स्वार बता रहे हैं। और अब मैं आपको, हमारे आदरणीय अमित कुमार जी यहाँ हैं, वो अभी पहाड़ की यात्रा में गए थे। हम लोग एक सर्वेक्षण करा रहे हैं कि 4 साल में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार के बारे में या अब भाजपा की सरकार के बारे में लोगों का क्या मानना था या लोगों की क्या राय है। इस सर्वेक्षण के दौरान यमुनोत्री विधानसभा, जहाँ के विधायक श्री केदार सिंह रावत हैं, यदि वो मुझे सुन रहे हैं तो इस रिपोर्ट को ज़रूर देखें। जब श्री हमारे अमित कुमार वहाँ पहुँचे तो उन्होंने एक हृदय विदारक दृश्य देखा। उन्होंने वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो को देखकर आप समझिए कि यमुनोत्री के बड़कोट इलाके में जो स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर स्वास्थ्य की क्या सुविधाएं हैं और किस प्रकार पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जो इस बार बजट भाषण दिया था और स्वास्थ्य सेवाओं के बहुत अच्छे होने की बात कही थी, वो कितना झूठ का पुलंदा है। अमित कुमार आपको वीडियो दिखा रहे हैं और आपको बताएंगे वो कहाँ गए थे। अमित जी, आप बताइए कहाँ का वीडियो है और आपने क्या देखा। नमस्कार दोस्तों, पहले तो आप ये वीडियो देखिए जोर से। देखिए, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है बड़कोट का। हम लोग हॉस्पिटल के बाहर खड़े हुए थे, तो तब हमने ये स्टिंग बनाया है। देखिए, ये इमरजेंसी में एक बच्ची आई हुई है और कोई डॉक्टर नहीं है अभी यहाँ पर। अभी देखिएगा आप, देखिए। और ये जो कर्मचारी है, ये सफाई कर्मचारी है। अब ये देखिए, ये व्यक्ति जो है इस बच्ची का बीपी नापेगा। बताइए, ना तो कोई वार्ड बॉय ना नर्स, कोई नहीं है वहाँ पर। आप मित्रों समझिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार का सच। ये बड़कोट का स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ सफाई कर्मचारी है जो एक इमरजेंसी में आई हुई लड़की का बीपी नाप रहा है। एक नर्स भी नहीं है, एक अटेंडेंट भी नहीं है। अभी देखिए आगे आप। डॉक्टर कहाँ है? हम लोगों ने मालूम करा कि डॉक्टर कहाँ है, तो वो बता रहे कि डॉक्टर अभी आ रहे हैं। ये जो कर्मचारी गया है, तो अब ये डॉक्टर को फ़ोन करता है कि सर इमरजेंसी केस है, आइए। देखिए, यहाँ पे एक इमरजेंसी मरीज आया हुआ है और डॉक्टर जो 24 घंटे की सुविधा बताते हैं वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। मरीज देख सकते हैं आप किस हालात में है यहाँ पे, देखिए आप। और यहाँ पे डॉक्टर की सुविधा नहीं है। डॉक्टर 3 बजे छुट्टी पे जा चुके अपने घरों में, अभी तक कोई सुविधा नहीं है। नमस्कार सर। और पूरा हॉस्पिटल खाली पड़ा हुआ है। जो सामुदायिक केंद्र है बड़कोट का, देखिए आप, ये सामुदायिक केंद्र है और ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में आता है। कि आम लोगों को फायदा पहुंचे। यहाँ डॉक्टर भी नहीं है। ये एक कर्मचारी है, हम इनसे बात करते हैं। हमने कर्मचारी से बात करने की कोशिश करी, उसने साफ मना कर दिया, वो बात नहीं कर पाया था अभी। ये देखिए, ये फार्मासिस्ट के पास गया था। फार्मासिस्ट है बस खाली यहाँ पर। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और पेशेंट है जो, उनको भी बहुत टाइम हो चुका है यहाँ पे आए हुए, परंतु अभी तक देखिए पेशेंट की हालत काफी नाजुक हो चुकी है और यहाँ पे अभी तक डॉक्टर नहीं आए हैं। देख सकते हैं आप, ये बड़कोट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल है। यहाँ भाई पहले भी ऐसे होता है, कभी डॉक्टर मिले आपको? अभी इमरजेंसी आए। ओके, हाँ लाइव। तो देखिए, ये स्थिति है बड़कोट के स्वास्थ्य केंद्र की, जहाँ से श्री केदार सिंह रावत जी माननीय विधायक हैं और वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि
फार्मासिस्ट हैं मगर वो चुपचाप बैठे हैं। सफाई कर्मी डॉक्टर को कह रहा है कि महाराज आ जाइए, इमरजेंसी केस है। लड़की दर्द से तड़फ रही है, वहाँ उसका बीपी तक नापने का इंतज़ाम नहीं है। और हमारे मुख्यमंत्री जी, आप स्वास्थ्य इस बार का जो बजट है जो ऑनलाइन www.uk.budget.in में उपलब्ध है, उसमें देखिए कि मुख्यमंत्री जी कितनी बढ़िया शायरियाँ कर रहे हैं। और उसके बाद जब बजट में हेल्थ पर आ रहे हैं, स्वास्थ्य पर आ रहे हैं, तो बता रहे हैं कि कितनी तरक्की उनके शासनकाल में स्वास्थ्य ने की है। तो मित्रों, ये तो था हमारा स्वास्थ्य का हाल। तो जो 20 बरस का उत्तराखंड है उसकी उपलब्धियां मैं माफ़ कीजिएगा बता नहीं पा रहा हूँ। उपलब्धियां केवल यही हैं कि बढ़िया से पुताई किए हुए कमरे हैं जहाँ पर कुछ मशीनें हैं, मगर त्रासदियाँ ये हैं कि मशीनों को चलाने वाला कोई नहीं है, डॉक्टर कोई नहीं है, केवल जो असिस्टेंट हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनके भरोसे मरीज हैं और उनके भरोसे अस्पताल चल रहे हैं। ये है हमारी त्रासदियाँ। संभावनाएं क्या हैं ये कह पाना कठिन है। यदि आप जागेंगे, यदि हम जागेंगे, सचेत होंगे, तो शायद संभावनाएं कुछ बढ़ेगी। मैं पिछली बार राज्य के आंदोलन के इतिहास पर चर्चा करते हुए आपको बता रहा था कि किस प्रकार पृथक राज्य के लिए कई संगठन बने, कई संगठन बिगड़े, लेकिन कभी भी कोई स्थायी मंच नहीं बन पाया। इस कारण लगातार आज़ादी के बाद से ही जो मांग कामरेड पीसी जोशी जी, वे बद्रीदत्त पांडे जी, अन्य लोग उठाते रहे, वो एक ताकत के रूप में नहीं उभर पाई और दिल्ली को नहीं हिला पाई थी। एक अच्छी बात जरूर हुई कि 24 व 25 जुलाई 1979 को मसूरी में पर्वतीय जन विकास सम्मेलन जब आयोजित किया गया, जिसके कि संयोजक द्वारिका प्रसाद उनियाल जी थे, इस सम्मेलन में बहुत बड़े स्तर पर कुमाऊं, गढ़वाल और तराई के क्षेत्रों ने प्रतिभाग लिया था। और इस सम्मेलन में, जिसमें पर्वतीय क्षेत्र के में जो कुमाऊं विश्वविद्यालय है उसके पूर्व कुलपति प्रसिद्ध वैज्ञानिक डी पंत जी, इंद्रमणि बडोनी जी, नित्यानंद भट्ट, हुकुम सिंह पवार, ललित किशोर पांडे आदि, जगदीश कापरी जैसे आंदोलनकारी शामिल थे। उन्होंने भाग लिया और इस बात पर विचार किया कि अब समय आ गया है, हमें सीधे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करनी होगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था हमारे राज्य आंदोलन का कि 24-25 जुलाई 1979 को मसूरी में पर्वतीय जन विकास सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया। और इसी का जो निष्कर्ष निकला इस सम्मेलन के विचारों का, उसने उत्तराखंड क्रांति दल नाम के एक क्षेत्रीय संगठन को जन्म दिया। तो आज पहले क्षेत्रीय दल का उदय होना और राज्य आंदोलन के गति पकड़ने पर मेरा फोकस है। उत्तराखंड क्रांति दल का गठन का मुख्य उद्देश्य, जैसा मैं आपको कहता आया हूं कि आज़ादी के बाद से ही लगातार चली आ रही, जब इसका गठन हुआ 1979 में, तब तक आज़ादी के 32 वर्ष हो चुके थे, राजनीतिक ठगी जो उत्तराखंड के पर्वतीय मूल के, उत्तर प्रदेश के पर्वतीय मूल के लोगों के साथ की जा रही थी, उसका अंत करना था। उत्तराखंड की जनता में पहचान के संकट की पीड़ा, मैंने आपको पूर्व में ही बताया, 1897 से प्रारंभ हो गई थी। उसके बाद आज़ादी के संघर्ष के दौरान जब पहाड़ के लोगों की राजनीतिक चेतना बढ़ी तो यहाँ के जनमानस में अपने अधिकारों की प्राप्ति की ललक पैदा हुई। इसी दौरान 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन हुआ। 1923 में संयुक्त प्रांत के गवर्नर को कुमाऊं परिषद ने ज्ञापन दिया और उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता को एक पृथक राजनीतिक इकाई के रूप में मान्यता दी जाए। और यहीं से शुरू हुआ था पृथक राज्य की आंदोलन को एक विस्तार मिलना। 1938 में आप याद करें, मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस के श्रीनगर में, गढ़वाल में एक सम्मेलन हुआ जिसमें तत्काल कांग्रेस के बड़े नेता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू जी ने शिरकत की थी और उनके सामने भी पृथक राज्य की मांग उठाई थी, जिसको जवाहरलाल नेहरू जी ने सपोर्ट किया था। इसी वर्ष गणदेश सेवा संघ
से लेकर हिमालय सेवा संघ, गढ़वाल जागृत संघ, कुमाऊं परिषद आदि जैसे संगठनों में एकता आई। कांग्रेस के बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, इंद्र सिंह नयाल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कॉमरेड पीसी जोशी आदि आज़ादी से पूर्व व आज़ादी से बाद पृथक पहाड़ी राज्य बनाने की मांग को प्रमुखता से उठाया। 1952 में जब नेहरू जी ने नए राज्यों के गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, तब इस मांग ने बहुत जोर पकड़ा। लेकिन हमारे ही पहाड़ की एक विभूति पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने इस मांग को किसी न किसी तरीके से दबा पाने में सफलता बनाई और राज्य नहीं बन पाया। राज्य की मांग को लेकर नए नए संगठनों के गठन के साथ जब प्रश्न को उठाया जाता रहा, तब एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात हुई कि राष्ट्रीय दलों से संबंधित नेता, कांग्रेस थी और भारतीय जनसंघ था जो बाद में भारतीय जनता पार्टी बना, उनके नेता लखनऊ के दबाव में, यानी कि उत्तर प्रदेश के बड़े राजनीतिक लोगों के दबाव में या दिल्ली के दबाव में पहले तो मांग उठाते थे, फिर पीछे हट जाते थे, जिस कारण ये मांग हर बार चौराहे में खड़ी रह जाती और पहाड़ के लोग ठगे के ठगे रह जाते। पृथक राज्य की मांग मात्र कुछ शहरों तक सीमित रही और इस मांग के पीछे जो पीड़ा थी पहाड़ के आदमी के अपने पहचान की, उसका गला घोटा जाता रहा। एक और बड़ी ट्रेजिक बात थी कि जो आंदोलन होता है वो जहाँ पर के लोग सबसे ज़्यादा पीड़ित हों, सताए गए हों किसी भी विषय में, वो लोग करते हैं। जैसे किसान 3 कृषि कानूनों से पीड़ित है तो वो आंदोलन कर रहे हैं। हमारे राज्य की मांग जब भी उठी, वो इलाकों से, गांव से, देहात से, पहाड़ के बड़े शहरों से ना उठकर दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, लखनऊ आदि शहरों से उठी, इसलिए कभी भी एक बड़े आंदोलन का रूप नहीं ले पाई। इसके बाद जब उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ, सबसे महत्वपूर्ण, जब उत्तराखंड क्रांति दल का जब गठन कर लिया गया, जब सम्मेलन आयोजित हुआ 24-25 जुलाई 1979 को मसूरी में, और ये निर्णय लिया गया कि अब उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया जाएगा, इसके बाद पहली बार ऐसा हुआ कि आंदोलन ने एक राजनीतिक रूप लिया। यह हमारे राज्य के बनने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था। चेंज करो। दो दिवसीय इस सम्मेलन में, जिसका जिक्र मैं आपको कर रहा था, क्षेत्रीय दल के रूप में उत्तराखंड क्रांति दल के गठन का निर्णय लिया गया। और एक और महत्वपूर्ण बात हुई जो अच्छी थी, या जो अच्छी इच्छा शक्ति रखते हुए भी जिसका लाभ नहीं मिल पाया, वो ये रहा कि किसी राजनीतिक सोच वाले व्यक्ति को उत्तराखंड क्रांति दल की कमान न देते हुए एक बड़े बुद्धिजीवी को, एक साइंटिस्ट को, कुमाऊं विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर डी पंत को उक्रांद की बागडोर सौंपी गई, उनको पहला अध्यक्ष बनाया गया। उक्रांद के गठन के समय मित्रों, ये विश्वास दिलाया गया कि सत्ता से दूर रहकर उत्तराखंड की जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए निरंतर संघर्ष जारी रखा जाएगा और बड़े राजनीतिक दल कांग्रेस और जनसंघ के शोषण से जनता को मुक्ति दिलाई जाएगी। और कहा गया कि उत्तराखंड क्रांति दल हिमालय की असली पीड़ा को, वहाँ के जनता की असली पीड़ा को सामने लाने के लिए काम करने वाला एक राजनीतिक संगठन बनेगा। अब देखिए, जो मुख्य उद्देश्य था वो जर्जर होते हिमालय को संवारना था। उक्रांद की स्थापना पर दल के नवनिर्वाचित नेता, बहुत बड़े बुद्धिजीवी, बहुत बड़े साइंटिस्ट डॉक्टर डी पंत ने अपने संबोधन में क्या कहा? उन्होंने कहा, बड़े महत्वपूर्ण शब्द कहे कि हमारी राजनीति दबे कुचले लोगों को उठाने की राजनीति है। उन्होंने कहा कि अब वह समय आ गया है जब हम अपनी भूमि से राजनीतिक निरक्षरता को विदाई दे दें। उक्रांद के गठन पर काफ़ी उत्साह था, जिस कारण नवगठित दल में कांग्रेस, समाजवादी विचारों के कार्यकर्ता, वे जागरूक नवयुवक, यहाँ तक कि भारतीय जनसंघ की विचारधारा से प्रेरित लोगों ने भी बड़ी भारी तादाद में शिरकत करी और उक्रांद को ज्वाइन किया। इस समय
प्रमुख राजनीतिक पार्टी जो 1979 में थी वो कांग्रेस ना होकर जनता दल थी। केंद्र में जनता दल की सरकार थी। जनता दल बिखरने लगा था, कांग्रेस सत्ता से बाहर थी। ये भी एक कारण रहा कि क्षेत्रीय दल के रूप में उत्तराखंड क्रांति दल एक सशक्त राजनीतिक ताकत के रूप में उभरकर सामने आया। उत्तराखंड के गठन के बाद 1980 में जब लोकसभा चुनाव हुए और उसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए, इन दोनों में उत्तराखंड क्रांति दल ने भाग लिया और दल के अध्यक्ष डॉक्टर डी पंत अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय सीट से लोकसभा का चुनाव लड़े। उनको बहुत अच्छा जनता का रिस्पॉन्स रहा। हालांकि वो चुनाव हार गए, इसके बावजूद कि वे चुनाव हार गए और संपूर्ण उत्तराखंड में उत्तराखंड क्रांति दल को कोई विशेष सफलता नहीं मिली, लेकिन एक बड़ा काम हुआ। क्षेत्रीय अस्मिता उभर कर आने लगी। उत्तराखंड का मत प्रतिशत बहुत अच्छा रहा, उसकी पहचान बहुत अच्छी हो गई। और एक बड़ी बात हुई कि रानीखेत से जसवंत सिंह बिष्ट जी को उत्तराखंड क्रांति दल के कैंडिडेट के तौर पर रानीखेत की जनता ने चुना। मगर इसके बाद मात्र 1 या 2 साल के बाद ही जो उत्तराखंड के प्रति लोगों का उत्साह था वो 1980 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बाद और कांग्रेस पार्टी के दोबारा मजबूती के साथ, इंदिरा गांधी जी के दोबारा मजबूती के साथ उत्तराखंड केंद्र की सत्ता में आने से बिखरने लगा। उत्तराखंड क्रांति दल में जो नौजवान, अलग अलग विचारों के नौजवान शामिल हुए थे, समाजवादी विचारों के, जनसंघी विचारों के, कांग्रेस विचारों के, उन लोगों को लगा कि राजनीतिक तौर पर अभी पहाड़ में वो जागृति नहीं आई है, क्षेत्रीय अस्मिता के प्रश्न में पहाड़ी एकत्रित नहीं हो रहे हैं। इससे और एक बड़ा कारण डी पंत जैसे गैर राजनीतिक व्यक्ति के हाथ में पार्टी की कमान होना था। कार्यकर्ताओं में निराशा की भावना बैठ गई। हालांकि जसवंत सिंह बिष्ट जी को सफलता मिली थी और वो उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुन लिए गए थे, लेकिन कार्यकर्ताओं का पलायन शुरू हो गया और जो उत्साह गठन के समय देखने को मिला था वो निराशा में बदल गया और यहीं से एक नवगठित दल के पराभव का काल भी शुरू हो गया। मैं अगले 7वें भाग में आपको बताऊंगा कैसे यूपीडी के कई महत्वपूर्ण नेता उभरे, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे, लेकिन अपनी क्षुद्र राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते, अपने विचारों के बौनेपन के चलते आज 20 साल के नवगठित राज्य में उन्होंने अपना पूरा जनाधार खो दिया है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा, पद की लोलुपता ने एक उत्तराखंड को, उत्तराखंड क्रांति दल को एक बड़ी ताकत बनने से रोक दिया है। और बताऊंगा आपको एक नए क्षेत्र में स्वास्थ्य का क्या हाल है, जहां पर अभी हमने हालिया दिनों में ऑन फील्ड रिपोर्टिंग की है, उसके कुछ वीडियोस दिखाऊंगा अगर अमित कुमार जी की कृपा हो गई और उन्होंने वीडियो लगा दिए। और एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों, हमारा अखबार दी संडे पोस्ट 18 मार्च को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 4 बरस पूरे होने पर एक बड़ा जनमत सर्वेक्षण सामने लाने का काम कर रहा है। मेरा मानना है कि उत्तराखंड में आज तक इतने बड़ा सर्वेक्षण नहीं हुआ होगा। हमने 70 की 70 विधानसभा सीटों पर लोगों से 4 बरस की त्रिवेंद्र सरकार और भविष्य में कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए, किस नेता को सबसे ज़्यादा चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार के बारे में उत्तराखंड की जनता क्या सोचती है, इस बारे में एक संग्रह किया है, एक सर्वेक्षण किया है, जिसको भाजपा सरकार के 4 बरस पूरे होने पर 3 बजे से हम लाइव प्रसारित करेंगे। उम्मीद है उस दिन आपसे भारी संख्या में मुलाकात होगी और आप हमारे सर्वेक्षण के जरिए समझ पाएंगे कि अगले चुनावों में किस राजनीतिक पार्टी की क्या स्थिति रहने वाली है। नमस्कार दोस्तों।